and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your comprehension practice, and this is the session 12 for your UPSC CSAT comprehension practice part. So guys, इस session में we'll be discussing some random passages from the previous year questions so that you can develop your ability to solve such passages in the exam. कुछ लेवल 1 के भी देखेंगे, कुछ लेवल 2 के भी पैसेज भी करेंगे आज, और मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जो आपको मुझे जिसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप खुद की एबिलिटी पे भी थोड़ा सा भरोसा डेवलप कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, don't forget to like the session, guys, because we put in a lot of effort for you, and this is the least you can do for us. So don't forget to like the session and subscribe to the channel if you're new here. तो चलो गाइस शुरू करते हैं. मेरे पास एक सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है आपके लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी यूपीएससी सीसैट की preparation. So this comprehensive guidebook is definitely going to be a game changer for you. Now this ebook is absolutely free of cost. इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस ईबुक में सब कुछ दिया है आपको, फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रेटजी टू सोर्सेज फॉर योर सब्जेक्ट्स फॉर योर सीसैट पार्ट, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस ईबुक. सो गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. इस वीडियो का लिंक सॉरी इस ईबुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 70+ in this paper, and this is what you should target. So go download this book and get benefited from it. चलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट वीक आपको पैसेज दिया था उसका होमवर्क मैंने आपको दिया था, तो आज इसका होमवर्क पैसेज का आंसर बताता हूँ मैं आपको. हमें इम्प्लीकेशन बताना था इस पैसेज का. तो पैसेज कुछ ऐसा था: The Arctic's vast reserves of fossil fuel, fish and minerals are now accessible for a longer period in a year. कि आर्कटिक जो सर्कल है उसमें जो आइस है जो जमी रहती है जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स, फिश, मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक एक्सेसिबल हैं साल में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप सबको पता है कि धीरे धीरे जो समर का पीरियड है वो लंबा होता जा रहा है. बट अनलाइक एंटार्क्टिका विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय द एंटार्क्टिक ट्रीटी फ्रेम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. लेकिन आर्कटिक जो है वो अंटार्कटिका से थोड़ा अलग है. अंटार्कटिका में क्या है कि ट्रीटी हुई थी कोल्ड वॉर के दौरान बिटवीन द मेजर कंट्रीज, एंड उस ट्रीटी में क्या था, ये डिसाइड किया गया था इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल क्लेम्स बाय एनी कंट्री. ठीक है, तो ये अंटार्कटिका में हुआ था. बट आर्कटिक में देर इज़ नो लीगल रिजीम प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज. लेकिन आर्कटिक के लिए कोई ट्रीटी नहीं है. और किस एज में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और वहाँ पे लोग मतलब दुनिया जो देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं अपने लिए. द डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ आइस फ्री समर, ये देखो उसने बोला ना कि जो इसमें अलग सी जो पॉसिबिलिटी है आइस फ्री समर, जहाँ समर में आइस नहीं होता, इट हैज़ प्रॉम्प्टेड कंट्रीज विद आर्कटिक कोस्ट लाइन टू स्क्रैम्बल फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ मेल्टिंग ओशन. और इसीलिए जो जो उसके आसपास जो कंट्रीज हैं आर्कटिक के, वो गर्मियों में झपट पड़ती हैं किसके लिए, फॉर ग्रेट चंक्स ऑफ द मेल्टिंग ओशन, जिसमें आपको क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, फिश मिलती है और मिनरल्स मिलते हैं जिसको हर कंट्री यूज़ करना चाहता है. सो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ कह लो, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो आर्कटिक की तरफ बढ़ रही हैं ताकि वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ अपने बेनिफिट के लिए. तो एप्लीकेशन क्या देगा, इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इज रिसोर्सेज. क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया भी यही काम कर सकता है? आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे मोस्ट जो मेजर कंसर्न था वो था ग्लोबल चेंज और उसकी वजह से उसके इम्पैक्ट का. सेकंड, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स. यस, कि समर आइस में जब वो बर्फ़ पिघल जाती है तो आर्कटिक में जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाती है साथ के साथ. मतलब देश सब भूल भाल के कि क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्या उसका इम्पैक्ट है, सब अपने रिसोर्सेज के लिए निकल पड़ते हैं. तो आई थिंक बीज इट्स अ गुड ऑप्शन. सी चलते हैं गाइस. द आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द फ्यूचर्स वर्ल्ड्स फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच. कि आर्कटिक से दुनिया की रिसोर्स क्रंच की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ तो और बढ़ती जा रही है वो. एंड ऑप्शन डी, द आर्कटिक रीजन हैज़ मोर रिसोर्सेज देन अंटार्कटिका. दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज है. द राइट इम्प्लीकेशन इज कि जियो पॉलिटिक्स बदलती है दुनिया की जब आर्कटिक में गर्मियाँ आती हैं, वहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं, फिश अवेलेबल हो जाती है और अलग अलग कंट्रीज उनके पीछे लड़ने लग जाती हैं. तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर. चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं. अब आज के इस पैसेज में
मैं आपको कुछ लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन हम करेंगे और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसमें। तो शुरू करते हैं गाइस। पहला पैसेज के लेवल 2 पैसेज है जिसमें एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा एक हमें ये पूछा कि क्या मैसेज दिया हुआ है उसने। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। उसने बोला द एग्जिस्टेंस और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर सेफ रिलायबल एंड alternative financial instruments is fundamental to fundamental in mobilizing savings। कि सेविंग शुरू करने के लिए एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे बैंक हो गया है और ये एल आई सी हो गया, या जिसको म्यूचुअल बोलते हैं हम, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये फॉर्मलाइज्ड चैनल का होना बहुत ज़रूरी है सेविंग्स को इनिशिएट करने के लिए। टू सेव individuals need access to safe and reliable financial institutions such as banks, and to appropriate financial instruments and reasonable financial incentives। के सेविंग्स करने के लिए लोगों को बैंक्स की ज़रूरत होती है, एंड टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को का फ़ायदा उठाने के लिए पहले बैंक तो होना चाहिए, पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन तो होने चाहिए। सच एक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और ऐसे ही अब उसने इंडिया की बात की है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसे है उसमें सभी लोगों के पास बैंक्स की एक्सेस अवेलेबल नहीं होती है, एंड मोर सो इन रूरल एरियाज। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? रूरल एरियाज में है, गाँव में बैंक्स नहीं मिलते ज़्यादा। सेविंग्स हेल्प पुअर हाउस होल्ड्स मैनेज वॉलेटिलिटी इन कैश फ्लो। सेविंग से क्या होता है गाइस, जो गरीब घर हैं उनमें जो कैश फ्लो की वॉलेटिलिटी है उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। स्मूथन कंजम्पशन को स्मूथ किया जा सकता है, एंड बिल्ड वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल बिल्ड हो जाती है सेविंग्स करने से। सेविंग्स कब होंगी? जब बैंक्स होंगे। पुअर हाउस होल्ड्स विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल सेविंग्स मैकेनिज्म इंकरेज इमीडिएट स्पेंडिंग टेम्पटेशन। सही बात है। देखो, अगर कैश आपके घर में पड़ा रहेगा, 1 लाख रुपए मान लो, आपके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर में कैश पड़ा है, तो जब आपका मन करेगा आप उसमें से पैसे निकाल के यूज़ करने का मन कर जाएगा, चलो यार पड़े तो हैं पैसे लगा ले। लेकिन अगर वो बैंक में होंगे तो आदमी को ये होता है यार सेविंग्स हो रही है, इंटरेस्ट लग मिल रहा है, ये हो रहा है, तो आगे आगे फसल के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, आगे और काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी मत निकालो उसको। तो वो ना एक अपने आप में ही एक स्टेप है सेविंग्स, मतलब बैंक्स का होना, जिससे सेविंग्स बढ़ती हैं। और गरीब घरों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन घरों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो कैश अगर घर में पड़ा रहे तो लोग उसको खर्च देते हैं। तो क्या स्टेटमेंट दिया उसने? स्टेटमेंट देखते हैं पहला अपने क्वेश्चन 1 में। Indian financial institutions do not offer any financial instruments to rural households to mobilize their savings। ये एक्सट्रीम ऑप्शन गाइज कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रही, कि मतलब कहीं पे भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ नहीं दे रही। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा कम है, बहुत कम देखने को मिलता है कि बैंक्स आपको गांव के आसपास मिलते हैं। तो ऐसा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दे रही, गांव वालों को भी सेविंग्स अगर हों तो वहाँ पे मिल जाती हैं। एंड सेकंड, पुअर हाउस होल्ड्स टेंड टू स्पेंड देयर अर्निंग्स और सेविंग्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो उसने लास्ट लाइन में बोला, ये देखो, पुअर हाउस होल्ड्स विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल सेविंग्स मैकेनिज्म इनकरेज इमीडिएट स्पेंडिंग टेम्पटेशन। सो ऑप्शन 2 was correct, so I think according to me option B is the right answer। और second question देखते हैं guys, what is the crucial message conveyed in the passage? Establish more banks, increase the GDP, gross domestic product growth rate, GDP rate, increase the interest rate of bank deposits, या promote financial inclusion। से establish more banks सही लग रहा था मेरे ख्याल से, GDP की बात नहीं हो रही है, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही है, तो आई थिंक ए लग रहा था, ठीक है। लेकिन उससे बेटर क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करो, मतलब सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब शहरों में बैंक्स हैं तो लोग शहरों में सेविंग्स कर पाते हैं, गाँव में नहीं है तो नहीं हो पाता। तो ज़्यादा बैंक्स क्रिएट करना, अगर वो शहर में ही क्रिएट कर देंगे ज़्यादा बैंक्स तो क्या फ़ायदा होगा उसका। लेकिन असली जो मैसेज था वो था कि प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सभी को इंक्लूड करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज है। अब इसमें हमें एक वैलिड अजम्पशन बताना है इन चारों में से, कि इन चारों में से एक वैलिड अजम्पशन कौन सा बनता है। तो पैसेज पढ़ते हैं पहले। छोटा सा पैसेज है। मैनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ वी कट आर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग। अब उसने क्या बोला देखा, बहुत सारे लोग इंडिया में ये फील करते हैं कि अगर हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दें ऑन वेपन बिल्डिंग, वी कैन क्रिएट ए क्लाइमेट ऑफ पीस विद आर नेबर्स। उससे क्या क्रिएट हो सकता है, हमारे पड़ोसियों के साथ एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। और उससे क्या होगा, सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएटिंग अ नो वॉर सिचुएशन, जिससे
हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए या नो वॉर सिचुएशन हो जाए। अब उसने आगे क्या बोला, पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर और द प्रोपागेटर्स ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। कि भाई ऐसे ये जो लोग सोचते हैं कि इंडिया को अगर अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर इंडिया अपना कम कर दे वेपन बिल्डिंग पे तो हम नो वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग हैं या तो जो विक्टिम्स ऑफ वॉर हैं, जिसमें मतलब जिन्होंने लड़ाई झेली है, जिनको पता है लड़ाई के परिणाम क्या होते हैं, या जो फॉल्स आर्ग्यूमेंट को प्रोपागेट करना चाहते हैं। मतलब विक्टिम्स ऑफ वॉर का मतलब क्या है, जिनको अब वो जिसको बोलते हैं ना पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रखा है, तो वो लोग हैं, या फिर जो फेक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि वेपन बिल्डिंग पे हमें जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट कि ऐसा कम करने से लड़ाई नहीं होगी या लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो उसने क्या assumption दिया गाइस, बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स बाय अस हैज इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे वॉर मतलब वेपन्स क्रिएट करने की वजह से हमारे पड़ोसी हम पे अटैक करते हैं, नहीं। Second, the greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbors. Yes. It is necessary to have state of the art weapon systems for national security. Yes. And fourth, many people in India believe that we are wasting our resources on weapon building. ये assumption नहीं है, ये तो inference है जो उसने दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी और सी में से था गाइस, बट द बेटर ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वो क्या कह रहे हैं, देखो यार, ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए वेपन सिस्टम बनाना, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम पे कभी भी अगर अटैक हुआ, कोई भी छोटा मोटा टेररिस्ट वो हुआ, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। बी क्यों नहीं, कि ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बायस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जितने ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे उतना कम पड़ोसी हम पे अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास वेपन सिस्टम, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम होने चाहिए। तो ये सही असम्पशन है इसका कि भैया उसके बिना नहीं। तो अब कई लोगों का मानना है कि भाई ऐसे इससे लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है, हमें सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर से उसने पूछा कि इसमें से कौन सा असम्पशन सही हो सकता है। तो ऑप्शन पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। गवर्नमेंट्स मे हैव टू टेक स्टेप्स विच वुड अदरवाइज बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि अगर उनको वैसे तो देखा जाए तो दे कैन बी कॉल्ड एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंक्रोच करते हैं। ऐसे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं, सच एज एक्वायरिंग अ पर्सनस लैंड अगेंस्ट हिज विल और रिफ्यूजिंग परमिशन फॉर पुटिंग अप अ बिल्डिंग। के हो सकता है जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मान लो हाईवे बनाना है, तो वहाँ लोगों की ज़मीन को एक्वायर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वैसे देखो ये उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, लेकिन गवर्नमेंट को नेशनल बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए करना पड़ता है। या कई बार ऐसी जगह पे उनको बिल्डिंग की परमिशन देने से मना करना पड़ता है जहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट आने वाला है। बट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ये देखो इसमें, बट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट फॉर विच दीज आर डन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पीपल। मतलब वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। डिस्क्रेशनरी पावर टू द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन अवे विद, कि जो डिस्क्रेशनरी पावर्स होती है ना, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है वो, कि उनके पास जो डिस्क्रेशनरी पावर होती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। It is becoming more and more difficult to keep this power within limits as the government has many number of tasks to perform. और ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इस पावर को लिमिट में रख पाना मतलब मुश्किल होता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। वेयर डिस्क्रेशन हैज़ टू बी यूज, जहाँ पे डिस्कशन को यूज़ किया जाना चाहिए, देयर मस्ट बी रूल्स, वहाँ पे रूल्स होने चाहिए, एंड सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर, के वहाँ पे ऐसी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, सेफ गार्ड्स होने चाहिए जहाँ पे पावर का मिस यूज़ ना हो। देखो गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि भाई वो ऐसे काम करे, लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ले, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसी खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। उनके साथ साथ कुछ रूल्स एंड सेफ गार्ड्स होने चाहिए जिससे इस पावर के मिसयूज को रोका जा सकता है। सिस्टम्स हैव टू बी डिवाइज्ड विच मिनिमाइज इफ नॉट प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर। ऐसे सिस्टम डिवाइस करने चाहिए जिससे जो डिस्क्रेशनरी पावर है उसका अब्यूज, उसका मिसयूज को रोका जा सके। गवर्नमेंट वर्क मस्ट बी कंडक्टेड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रिकग्नाइज्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कि गवर्नमेंट का काम हो, गवर्नमेंट अगर लैंड एक्वायर कर रही है या ऐसे काम कर रहे हैं जो पब्लिक के राइट्स के खिलाफ है, वो होने चाहिए फॉर ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन विद इन
रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए उसके लिए कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन है, ये इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एंड डिसीजंस शुड बी सिमिलर एंड प्रिडिक्टेबल, और डिसीजन मेकिंग जो है वो हर केस में सिमिलर होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्यूरोक्रेट ने किसी केस में तो चाहा कि चलो यार इसको परमिशन दे दो, और किसी में कह दिया नहीं नहीं इसको परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो सिमिलर और प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है इस पैसेज का, कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, वो बैलेंस होनी चाहिए, उसको उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और उनका जो आउटकम है वो डिसीजन मेकिंग है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो उससे किसी में अनबाइज, इसमें बाइज्ड नहीं होना चाहिए, या किसी की तरफ पर्टिकुलर आपको वो फेवर नहीं दिखाना। तो ये कहा है उसने पैसेज में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन, ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन दिख रहा है, शुड ऑलवेज बी गिवन वाइड डिस्क्रिशनरी पावर इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट को खुली छूट मिलनी चाहिए, नहीं। दिस इज ऑपोजिट टू व्हाट हैज बीन सेड इन द पैसेज। Second, the supremacy of rules and safeguards should prevail as opposed to the influence of exclusive discretion of authority. Yes, कि रूल्स और सेफगार्ड्स की जो सुप्रीमेसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिस्क्रेशनरी पावर। सही है। सी देखते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इफ द गवर्नमेंट हैज वाइडर डिस्क्रेशनरी पावर, कि भैया डेमोक्रेसी तब आएगी जब उसके पास, सरकार के पास पावर होगी। नो, ये भी नहीं कहा उसने। एंड डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल असम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। नो, आई थिंक द लॉजिकल असम्पशन इज ऑप्शन बी, कि देखो एक्सक्लूसिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर सेफगार्ड्स और रूल्स होने चाहिए जिससे लोगों के राइट्स को या लोगों को फेयर जस्टिस, फेयर डिसीजन मिल सके, और कोई अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज ना कर पाए। तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर है। तो चलो गाइज, ये था आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। अब मैं आपको दे रहा हूँ आज का होमवर्क पैसेज। अब इस पैसेज को के आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। अपने ऑप्शन ए, बी, सी या डी अब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने देना है, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसमें उसने क्या पूछा, कॉरलरी पूछी है। कॉरलरी या इन्फ्रेंस एक ही चीज़ होती है। तो पढ़ते हैं पैसेज गाइस। क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी मेकिंग मेनी पीपल हंग्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय डिसरप्टिंग क्रॉप यील्ड्स एंड पुशिंग अप प्राइसेस, के लोग और भूखे मर रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा भूखमरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्रॉप यील्ड्स में डिसरप्शन हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं खाने के। एंड इट इज़ नॉट जस्ट फूड बट न्यूट्रिएंट्स दैट आर बिकमिंग स्केर्सर एज द क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी कम होते जा रहे हैं। इट इज़ द पुअरेस्ट कम्युनिटीज दैट विल सफर द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इससे क्या होगा, जो गरीब कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का, इंक्लूडिंग इंक्रीज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एज क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स आर थ्रेटन्ड। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि भुखमरी बढ़ेगी, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा, और दुनिया लोगों की जो लाइवलीहुड्स है वो खतरे में आ जाएंगी, मतलब किसानों की। ऑन द अदर हैंड, पॉवर्टी इज ए ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरी तरफ उसने क्या कहा है कि गरीबी से क्लाइमेट चेंज और बढ़ता है, एज डेस्परेट कम्युनिटीज रिजॉर्ट टू अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट करंट नीड्स। और इससे क्यों बढ़ता है गरीबी से क्लाइमेट चेंज? क्योंकि जब लोग गरीब रह जाते हैं तो फिर वो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जिससे और पोल्यूशन फैलता है, और पोल्यूशन से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज से गरीबी बढ़ती है। तो उसने क्या बोला, एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी बन गया है ये, कि गरीबी से लोगों की मजबूरी बन जाती है रिसोर्सेज को गलत तरह से यूज़ करना, जिससे पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज से इंटर्न क्या बढ़ता है, आपकी गरीबी बढ़ती है। तो वो कॉज अफेक्ट बन गया और अफेक्ट कॉज बन गया है। तो क्या कॉरलरी है गाइस? ऑप्शन देखते हैं। Government should allocate more funds to poverty alleviation programs and increase food subsidies to the poor communities. Poverty and climate impacts reinforce each other, and therefore we have to reimagine our food systems. See, all the countries of the world unite in fighting poverty, malnutrition, and treat poverty global problem. या फोर्थ, वी मस्ट स्टॉप अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल फूड प्राइसेस। तो आपको मुझे बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या बनता है, और मुझे आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो लेट्स सी आप कितने सही आंसर तक पहुंच पाते हो, एंड दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो गाइज, दैट वाज इट फॉर द सेशन टुडे। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, बट इफ यू वांट टू जॉइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, क्योंकि आपका एग्जाम में अभी आई थिंक लगभग 2.5 मंथ्स ही बचे हैं, लगभग यू कैन से 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में 60 डेज में आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो? वी हैव लॉन्च दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें हम सिर्फ 100 आवर्स में
आपको यूपीएससी के लिए, कंप्लीट यूपीएससी सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपको क्या क्या मिलता है देखने का। सबसे पहले आपको सारी डे 1 पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट क्लासेस डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलती हैं, और नंबर 3 आपको हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको क्विजेज मिलते हैं। फिर टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता है, अलॉन्ग विद दैट आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं इसके अंदर, जिसमें आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, अलॉन्ग विद दैट वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, जिसमें आप अपने लाइव डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कराते हैं इस पूरे कोर्स का। तो गाइस, दिस course is a one-stop solution for you to prepare for CSAT part. So I hope that you have understood the importance of time and importance of CSAT in this in this particular paper of UPSC, and I hope you will act smart and you will do your best for this. So if you want to join us, the link for this our course is given in the description of the video. Come join us, and there's a special discount going on, so you can also get benefited there. So that was it for today, guys. Thank you so much for your patience and for your receptiveness. I hope these sessions are helping you out to build up your confidence. And if you want to share your inputs with us, guys, if you want to share your feedback with us, you can always call us on this number, that is 8146207241. Or if you have any doubts, if you have any queries, or if you want to get in touch with us, you can also drop us your email on this address, that is hello@edutab.co.in. This is our email ID. You can drop us your email and we'll be more than happy to serve you. So having said that, guys, I'll take your leave for today. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on moving in the right direction, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much for your time. Thank you so much for your patience, and I wish you all a very bright future ahead. So thank you so much, and happy learning to all of you. I'll see you again next week. Till then, take care. Bye bye.